भारत में G20 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी आज भारत पहुंच रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में वो वहां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इंडोनेशिया ने एक उदार भाव में पीएम मोदी के जल्द लौटने के चलते समिट रिशेड्यूल किया। पीएम मोदी के कारण 18 देशों ने अपना शेड्यूल बदल दिया। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी को खास तौर पर इनवाइट किया है। एशिया क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग के साथ व्यापारिक संबंधों के लिए आसियान का मंच काफी मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की ये यात्रा पहली नहीं है। इससे पहले 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की थी। उस समय भारत और इंडोनेशिया दोनों ने एक नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी का उद्घाटन करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया था। आसियान देशों के अलावा पार्टनर देशों के साथ संवाद की संभावना इस मंच की बड़ी खूबसूरती है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 5 मिनट का संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। आपको बता दें कि जकार्ता जब पीएम मोदी पहुंचे, वहां पारंपरिक रूप से उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आसियान समिट में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत में होने वाली G20 समिट से ठीक 3 दिन पहले की है। वहीं रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आसियान देशों के साथ भविष्य की पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करने के लिए वो बेहद उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। आसियान देशों के साथ जुड़ना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जरूरी हिस्सा है। बता दें कि आसियान समिट 5 सितंबर से शुरू हुई है और 8 सितंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता पहुंचे। जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। आसियान समिट में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री, जहां पूर्वी एशिया समिट में पीएम मोदी ने कहा कि वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली हमारा मंत्र है। आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली लौटेंगे प्रधानमंत्री। समिट को रिशेड्यूल किया गया प्रधानमंत्री मोदी के व्यस्ततम कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रणनीतिक तौर पर भी इस दौरे को काफी खास अंदाज में देखा जा रहा है। आसियान नेताओं के साथ पीएम मोदी की चर्चा, जिसमें इन देशों की साझेदारी को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण पिलर बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत आर्थिक तौर पर लगातार मजबूत हो रहा है और ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर टिकी हुई हैं। नमस्कार। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के तो भारत की जय जयकार हो रही है। आसियान समिट में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया और इसमें उन्होंने अपने विजन को साफ कर दिया है। साथ ही इन देशों की साझेदारी को लेकर भी पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण बातें की हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल संजीत सरोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत आप ही से प्रफुल्ल बख्शी साहब, किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आसियान समिट में हिस्सा लेने को लेकर, और क्योंकि ये चौथा जो दौर है वो शुरू हो चुका है चर्चाओं का, पीएम मोदी भी उत्साहित नजर आए हैं। रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण आप इस दौरे को मानते हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो G20 के होने से पहले जो आसियान की मीटिंग है 2018 में पहली हुई थी, और अभी जो आसियान की मीटिंग इंडोनेशिया में चल रही है, ये जो कंट्रीज हैं आसियान की कंट्रीज बेसिकली
जो IOR, इंडियन ओशन के आसपास और साउथ चाइना सी के आसपास की जो कंट्रीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण इनका बहुत महत्व है भारत के लिए, खासकर भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, जिसको कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, एग्जैक्टली वही है। और लुक ईस्ट सिर्फ भारत ही नहीं देख रहा, आपके जो वेस्टर्न पावर्स भी लुक ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, साउथ चाइना के सी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मैं साउथ चाइना सी और आसियान का नाम एक साथ नहीं लेना चाहता, बट हम करें या कुछ ना करें, बात नाम आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपत्ति जो है इस समय चाइना को हो रही है। चाइना साउथ चाइना सी में आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। ये आसियान कंट्रीज जो हैं साउथ चाइना सी के जो आधिपत्य से भी खफा है, और बाकी कंट्रीज खफा है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो अर्स्टवाइल नेटो कंट्रीज जो अभी घुस रही हैं साउथ चाइना सी में, वो सब इस समय मोदी साहब की जो लीडरशिप के ऊपर सबकी नजर है। क्योंकि G20 में जो 8 तारीख से जो शुरू होने वाला है, सबको पता है कि ये सिमिलर प्रॉब्लम्स और सिमिलर पॉइंट्स वही डिस्कस होंगे। जॉइंट सोशल सिक्योरिटी, जॉइंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग ऑल अदर एस्पेक्ट्स, इंक्लूडिंग टूरिज्म। और अंत में सबको पता है, अगर ये सारी की सारी चीजें सक्सेसफुली करनी है तो जॉइंट सिक्योरिटी सिस्टम होना पड़ेगा। और सबको पता है कि सिक्योरिटी किसके खिलाफ करनी पड़ेगी। एक ही कंट्री है जो इस समय सबको चैलेंज कर रहा है, वो है चाइना। चाइना चाहे हमारे लद्दाख बॉर्डर पे हो, चाहे हमारे ईस्ट और वेस्ट में सी के ऊपर हो, और चाहे साउथ चाइना सी मलक्का स्टेट से जा रहा हो, सारी कंट्रीज, चाहे कोरिया हो, ब्रुनेई हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, सारे ग्रस्त हैं। इस समय सब भारत की लीडरशिप को देख रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, शिंजो आबे, लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ऑफ जापान प्राइम मिनिस्टर, ने अपने स्वर्गवास होने से पहले ये कहा था कि इस एरिया का, खासकर उन्होंने इसको कहा था एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एरिया। उन्होंने डायरेक्ट आसियान नहीं बोला, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एरिया में भारत अपना लीडरशिप का रोल अच्छी तरह अदा करे इन फेवर ऑफ ऑल कंट्रीज जॉइंटली, जिसको कि उसकी स्पिरिट वासुदेव कुटुंबकम ही कहती है। वो सारी की सारी स्पिरिट को लेकर जॉइंटली डेवलप करें। और जो थ्रेट जापान को चाइना से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया को आ रहा है, और बाकी कंट्रीज हैं, सब उसको जॉइंटली हैंडल करें। बिल्कुल। अगर चाइना इसको कहता है कि ये आपका साउथ चाइना सी या एशियन नेटो है, चाहे ठीक भी कहता हो, पर उसको ही हैव टू फेस इट कि ये नेटो नहीं है, ये समथिंग बिगर देन नेटो बनेगा। अगर ये चाइना अपना इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को क्रॉस करता रहा, उनके आइलैंड्स को ऑक्यूपाई करता रहा, -10 लाइन उसने अब बना दी है, आप उसकी सब कंट्रीज के इकोनॉमिक जोन के ऊपर वो अधिकार जमा रहा है, आइलैंड जमा बना के, आर्टिफिशियल आइलैंड बना के सबकी ट्रेड रोक रहा है, फिशिंग रोक रहा है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए ये जो मीटिंग हो रही है आसियान की, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये कोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, बेसिकली इसका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। बिल्कुल संजय सिरोही जी, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में एशिया की ये सदी है, और इसीलिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का हमारा मंत्र चल रहा है। बिल्कुल सही कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और मैं आपको ये बताऊं, जैसे अभी बख्शी साहब भी बता रहे थे, और जैसे मोदी जी ने कहा है कि फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज इन साउथ चाइना सी एंड इन एशिया। बिकॉज अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी से या मलाक्का स्टेट से हर साल कम से कम 1 लाख शिप्स गुजरते हैं। जो ज्यादातर ट्रेड है वर्ल्ड का, वो मलाक्का स्टेट से और साउथ चाइना सी से जाता है। और चाइना की ये लाइफलाइन है। चाइना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है आर्कटिक की तरफ से ऊपर से आने की, वो अपना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कोशिश कर रहा है ग्वादर पोर्ट जाने की। लेकिन जो सबसे बड़ी आज के दिन चाइना के लिए समस्या है, वो साउथ चाइना सी है। पहली चीज मिनरल्स के लिए, ऑयल्स के लिए, और दूसरा क्योंकि वो ट्रेड रूट है। और ये इस चीज से साफ जाहिर होता है कि कल से हमारे यहाँ G20 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मोदी जी उसको छोड़ के एशियन समिट में गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एशियन कंट्रीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो ही नहीं, जो बाइडेन साहब भी जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये जो लुक ईस्ट नहीं है, अब एक्ट ईस्ट है। वी हैव बीन लुकिंग एट ईस्ट फॉर वेरी लॉन्ग। बहुत दिन से हम लुक कर रहे थे। अभी जैसा आपने बोला, नाउ
अभी टाइम आया एक्ट ईस्ट। नाउ हमको ईस्ट की तरफ देखना है, क्योंकि वहीं से ही अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें, अगर हम चाइना को, अगर उनका गला अगर हमको दबाना है चाइना को, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारा नॉट ओनली ट्रेड पैक्ट, वी मस्ट हैव ए सिक्योरिटी पैक्ट, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक हिंदुस्तान जो है, भारत हमारा इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, फिलीपींस को भी देगा, और इन दोनों देशों को तो ऑलरेडी हमने अपने डिफेंस के जो वेपन्स वगैरह है वो देने शुरू कर दिए। तो ये जो है बहुत जरूरी है, और ये हमको इसकी तरफ एक्ट एक्ट नहीं, हमको और ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल कर्नल शिवदान, क्योंकि हाल ही में चीन ने एक विवादित नक्शा जारी किया है जिस पर तमाम जो आसियान देश हैं वो भी ये कह चुके हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन चीन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान ने भी कहा है कि जो चीन ने दावा किया है उसे वो खारिज करते हैं, और साउथ चाइना सी के दावे को भी उन्होंने खारिज किया है, जिस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं और इसमें भी चर्चा हुई है आसियान समिट के दौरान। देखिए, मैं यहां बताना चाहता हूं कि 1949 में जब माओ चाइना में पावर में आए थे तो उन्होंने विस्तारवाद की नीति अपनाई थी। इसके द्वारा चीन ने अपने पड़ोसी देशों के 16 पड़ोसी देशों की जमीनों को कब्जे में किया था, और इसमें जितने भी एशियन देश हैं इनके सबके आइलैंड्स पर चीन का कब्जा है। उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि चीन का जो व्यापार 60% व्यापार जो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी से गुजरता है, और जो सारे के सारे कंट्रीज जिनके आइलैंड हैं वो इसी क्षेत्र में साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन, जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं, उसमें लोकेटेड हैं, जो वो बिल्कुल उसके सामने है। तो इसी वजह से ये सारे देश एक प्रकार से चीन के ट्रबल किए हुए हैं, जिनको एशियन के रूप में, एशियन नेशन के रूप में एकत्रित किया गया है। अब इनकी एक सामूहिक शक्ति चाइना को दिखाई गई है कि ये सब देश एक तरफ हैं, और क्वाड के फॉर्मेशन के बाद में इन एशियन कंट्रीज को दोबारा से कुछ लाइफ मिली है, और इनको विश्वास हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अब साउथ चाइना सी में एक्टिव हैं, और चीन इस प्रकार की जो उसने दादागिरी या अपना शक्ति प्रदर्शन करता था, जिसके द्वारा इन देशों को ट्रबल करता था, इनके शिपिंग को रोकता था, इनके इंटरनेशनल ट्रेड पर अफेक्ट करता था, तो अब वो चीन इस प्रकार नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार से इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G20 की समिट से एक दिन पहले जाकर के एशियन कंट्रीज की मीटिंग को अटेंड करके उनको भी महसूस करा दिया है कि भारतवर्ष हर स्थिति में आपके साथ है। और जब से वो नक्शा चीन ने जारी किया है, भारत भी उसी उतना ही प्रभावित है जितना ये देश प्रभावित है, क्योंकि भारत का भी उसने 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और उसकी नजर भारत के आइलैंडों पर भी है, जिसको कि अब हमारी भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना उसके इन इरादों को सफल नहीं होने देगी। और ऑलरेडी हमने गलवान के भिड़ंत के बाद से चीन को उसकी जगह दिखा दी है, और चीन को पूरी तरह रियलाइज हो गया है कि भारत अब 62 वाला भारत नहीं है। अब भारत उसको उसकी भाषा में जवाब देने की सक्षम हो चुका है। इसके लिए भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर, जो चीन के साथ सीमाएं खासकर मिलती हैं, वहां पर अपने संचार माध्यमों को उच्च कोटि का बना लिया है, और हमारी जो एयर डिफेंस है उसको इस प्रकार बना लिया जिसको चाइना भेद नहीं सकता है। और उसके साथ साथ हमने मारक क्षमता भी अपनी वायु में भी और जमीन पर भी बढ़ा ली है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उन पहाड़ों में जिन पर कि ह्यूमन सर्वाइवल मुश्किल था पहले, वहां पर बड़े बड़े T-72 टैंक पहुंच चुके हैं, जो चाइना को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और हमारी स्ट्राइक कोर वहां पर पहुंच गई, जिसका रोल होता है अपने सीमाओं की रक्षा के साथ साथ दुश्मन की सीमा में जाकर भी मार कर सकती है स्ट्राइक कोर। तो इस प्रकार से हमने कोई भी अस्त्र छोड़ा नहीं है जो हमने चाइना के सामने डिप्लॉय नहीं किया है, और इसकी शक्ति को चाइना पहचान चुका है, और इसलिए चाइना अब भारत के साथ किसी तरह की वो नहीं करेगा।
और भारत का जो साथ बिल्कुल, है भारत साथ की में, सैनिक क्षमता को न केवल चीन पहचान रहा है बल्कि जो आसियान देश हैं वो भी चाहते हैं कि अमेरिका और भारत मिलकर चीन पर काउंटर करें उनके साथ, क्योंकि फिलीपींस पर जिस तरीके से चाइना ने हमला किया फिलीपींस के जहाज पर साउथ चाइना सी में, उसके बाद अमेरिका ने भी उसकी निंदा की थी। प्रफुल्ल बख्शी जी, देखिए प्रफुल्ल बख्शी जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ सर जो क्वेश्चन बोलिए। हाँ, जो अभी हाल ही में फिलीपींस के जहाज पर हमला किया था साउथ चाइना सी में चीन की मिलिट्री ने, उसके बाद अमेरिका ने भी निंदा की थी। अब आसियान देश चाहते हैं कि भारत की जो सैनिक क्षमता है और अमेरिका के साथ जो संबंध है, ये दोनों देश मिलकर चीन पर काउंटर करें, आसियान देशों की मदद करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये आप जो भारत की क्षमता का पूरा जो है, सबकी नजर इसके पर है। आप ये खुद सोच लीजिए कि क्यों सबकी नजर भारत के ऊपर है। ये इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और या कोई हम बहुत बड़ी अच्छी संस्कृति है, इसलिए क्योंकि इस समय भारत की क्षमता इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, स्पेस में, खासकर आपको नजर आ रहा है कितनी कंट्रीज से सैटेलाइट हम भेज रहे हैं, और डिफेंस में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, हमारे LCA, जो हमारे और मिसाइल्स, आकाश इत्यादि सारी मिसाइल अब लिस्ट पे हैं एक्सपोर्ट की, वो एक्सपोर्ट हो रही है, सबकी नजर इस पे है। और यहां तक कि अमेरिका इत्यादि सारी कंट्रीज को पता चल गया है कि हम अगर भारत को स्ट्रांग बनाएंगे और एक हमारा ऑब्जेक्टिव भारत के साथ रहेगा तो भारत हमारी मदद करेगा। इट विल लाइक अ सपोर्टिंग आर्म फॉर अस। अब भारत जो उनके साथ में काम करेगा, नॉट एज सबसर्विएंट टू देयर पॉलिसी बट एज एन इक्वल पार्टनर और अ सीनियर पार्टनर गाइडिंग देम, वो भारत का रोल होगा। अमेरिका इससे टोटली वाकिफ है और इसीलिए सबकी नजर भारत की क्षमता पर है। अब भारत सबमरीन फोर्स भारत की बन रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है, चौथा आएगा एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा, न्यूक्लियर सबमरीन ऑलरेडी हमारे पास है, बन रही हैं। ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सब कंट्रीज जिनके आइलैंड ऑक्यूपाई हो गए हैं, जिनका ट्रेड रूट रुका जा रहा है, 85% of the world trade passes through Malacca Strait, और चाइना का 40% to 50% of entire trade, oil trade passes through South China Sea। तो चाइना को भी पता है ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, और इसीलिए सारी चाइना को अगर आप उसकी एक्टिविटी देखें, किस तरीके से म्यांमार में पोर्ट उसने ले लिया, बांग्लादेश में पोर्ट ले लिया, श्रीलंका में ऑलरेडी उसने हब्बनतोता पे पोर्ट लिया है, और आइलैंड्स को बात कर रहे हैं, कोको आइलैंड भारत से 50 किलोमीटर दूर है, और जो मलक्का और पाक स्टेट के अंदर जो आइलैंड आ रहा है, जो चाइना ने उसको अलाउ कर दिया आने को, श्रीलंका ने उसको अलाउ कर दिया आने को, हब्बनतोता और गवादार स्टेट जो हार्बर है जो अरेबियन सी में है, इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबको पता है चाइना किस तरीके से थ्रेटन कर रहा है, और चाइना को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, अगर जापान ने भी ये बोल दिया है, मैंने आपको शिंजो आबे साहब का बताया था, सबकी नजर अब भारत पे है। इनफैक्ट भारत को वो सीनियर आसियान पार्टनर देखना चाहते हैं। जिस तरीके से साउथ चाइना सी में एशिया पैसिफिक कंट्रीज एक एशिया पैसिफिक यूनियन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आसियान का एक्सपेंशन होगा, टोटल एक्सपेंशन होगा। पहले आसियान से भारत से आसियान को कनेक्ट नहीं होने देना चाहते थे कई पावर्स। अब बात नीति बदल गई है, सबका इंटरेस्ट अपनी इंटरेस्ट पे है, और सबको पता है एक ही शक्ति है जो इस थ्रेट को दूर रख सकती है, वो है भारत। उसका रशिया से रिलेशन अच्छे हैं, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब आगे की जो किस तरीके से नीति बनती है, पॉलिटिकल एप्पल कार्ट किस तरीके से बनता है, ये हमको अब देखना पड़ेगा। और G20 का रिजल्ट और आसियान कंट्री का रिजल्ट का सम टोटल अगले 15 दिन में आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल संजीत जी, क्योंकि हाल ही में पिछले साल ही क्योंकि भारत ने जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया है, और जो आसियान देश है वो चाहते हैं कि भारत भी डायलॉग करे, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका उल्लंघन किया है। साथ ही क्योंकि 1990 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे तब इन देशों की निर्भरता बढ़ गई थी चीन के ऊपर, उसका गलत फायदा भी चीन ने उठाया, इसलिए भारत को बीच में लाना चाहते हैं जो आसियान देश है।
कि पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर मतलब भारत को हमको ये समझना चाहिए कि हम जो कोई चढ़ाने की कोशिश करें तो हमको बड़ा बैलेंसिंग एक्ट रखना है। ये नहीं है कि अगर हम ताकतवर हो गए हैं तो हमको जो है किसी से लड़ाई करनी है, काउंटर करने के लिए हमको रखा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने आप को इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करना है। उसके लिए हमको एशियन कंट्रीज के साथ अपना जो है ट्रेड बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाइना को भी देखो, चाइना आज इस स्थिति में कैसे पहुंच गया कि जो वो किसी के ऊपर भी दादागिरी, जैसे कर्नल सज्जन सिंह ने कहा था कि जी वो दादागिरी दिखा रहा है, वो कैसे पहुंचा दादागिरी में? दादागिरी में इसलिए पहुंचा क्योंकि उसकी इकोनॉमी ने उसको दादा बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये ध्यान, हमको इंडिया के लिए बैलेंसिंग एक्ट रखना बहुत जरूरी है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जी हम अब इतने ताकतवर हो गए कि हम चाइना के साथ मुकाबला कर सकते हैं। देखो आपको ये फैक्ट, ये 1962 में भी हमने गलती करी थी, पॉलिटिकल गलती थी। हमने ये सोचा था कि चाइना सिर्फ थ्रेट कर रहा, कुछ नहीं करेगा। तो उस चीज को बैलेंसिंग करना है, हमको अपने सब देशों के साथ व्यवहार करना है और चाणक्य नीति के साथ हमको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाइना से भी नहीं करनी चाहिए। हमको कोई ऐसे बयान, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे हम चाइना को और जो है उसके खिलाफ करें। हाँ, के तरीके से हमको ये करना है कि एशियन के साथ हमको अपने ताल्लुकात अच्छे करने हैं। अभी जैसे बात चल रही है कि अफ्रीकन यूनियन को भी जो है G20 में काउंट किया जाए, उससे जो है चाइना को थ्रेट कर सकते हैं। तो हमको ट्रेड पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, किसी भी कंट्री के साथ करना है हमको अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट देखना चाहिए। कौन हमको चढ़ा रहा है, कौन नहीं चढ़ा रहा, दैट शुड बी दी, वो बैक पे होना चाहिए। पहले हमारा तो आप देखना है, हमारा ट्रेड एशियन के साथ होना चाहिए। हम अफ्रीका में हमारा जो है ताल्लुकात लोगों से अच्छे हो रहे हैं, कंट्री से अच्छे हो रहे हैं, वहां पे बहुत मिनरल्स वगैरह है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी इकोनॉमी एंड आफ्टर दैट यस सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, वी मस्ट पे अटेंशन, उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। कर्नल शिवदान, क्योंकि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है और ग्लोबल साउथ का मार्केट भी है, क्योंकि इसीलिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि भारत न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में बल्कि इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ अब नजर आ रहा है और इसीलिए ट्रेड को बढ़ाने की भी जो संभावना है उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देश देख रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चीन की विस्तारवादी नीति है, तो खाली भूमि की विस्तारवादी नहीं है, वो इकोनॉमिक विस्तारवादी भी है, आर्थिक विस्तारवाद भी करता है चीन। आपको याद होगा श्रीलंका जब इकोनॉमिक क्राइसिस में आया तो चीन ने जाके वहां पर उसका इकोनॉमिकली मदद करने के रूप में वहां की पूरी इकोनॉमी को कब्जे में ले लिया और हबन टोटा जो अभी जो उसका जो बंदरगाह है उस पर चीन का पूरा कब्जा हो चुका है, क्योंकि जो श्रीलंका था उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, उसका फायदा उठा के चीन ने यही काम किया। इसका अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो ये इकोनॉमिक कॉमन जोन बन रहा है, इकोनॉमिक कॉमन जोन जो बन रहा है, इसकी आड़ में चीन ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। जैसा कि श्रीलंका में उसने बंदरगाह लिया था, यहां पर पाकिस्तान से उसने गवादर बंदरगाह छीन लिया है। चीन की इरादे ये हैं कि अपने सी रूट को पूरी तरह से क्लियर रखा जाए, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सेव किया जाए और साथ साथ जो भी देश इकोनॉमिक क्राइसिस में जाए उसकी इकोनॉमी पर एड के रूप में देख करके कुछ थोड़ा घना और उसके बाद इकोनॉमी पे कब्जा कर लो। इसको देखते हुए भारत ने एशियन में भी, G20 में भी और ब्रिक्स में भी सब में बायलैटरल ट्रेड पर जोर दिया है। वसुधैव कुटुंबकम में उनका थीम यही है कि सब उन्नति करेंगे तो साथ उन्नति करेंगे, मिलकर उन्नति करेंगे। इसी को वसुधैव कुटुंबकम का भारत जो थीम दे रहा है। इसी वजह से ब्रिक्स में खासकर भारत ने इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया था कि सब अपने एक साथ मिलकर के एक दूसरे की सिक्योरिटी में हेल्प करेंगे, एक दूसरे के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे और इस प्रकार के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उन पर भारत का इन तीनों शिखर सम्मेलनों में पूरा भारत का जोर है। और एशियन कंट्रीज को भारत अभी अश्योर करना चाहता है कि आप चीन की तरफ न देखें इकोनॉमिक रूप में, फील्ड में। अब भारत उतना ही सक्षम हो चुका है और भारत आपको बिना किसी डर के, भय के, ब्लैकमेलिंग के आपकी मदद करेगा ट्रेड के मामले में। इसलिए भारत की जो आर्थिक प्रगति हुई है, इस प्रकार भारत अपनी सैन्य शक्ति के साथ साथ एक विश्व में आर्थिक शक्ति भी बन चुका है।
जिसको अमेरिका ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसलिए अमेरिका जो पहले और देशों की तरफ देखता था एशिया में, अब भारत को वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट और अपना सबसे करीबी सहयोगी मानकर चल रहा है। तो इस प्रकार से भारत की जो आर्थिक शक्ति है वो भी एग्रेसिव रूप में और अपना प्रभुत्व जमाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट शक्ति बन चुकी है। इसी कारण मोदी जी को हर सम्मेलन में विशेष स्थान दिया जा रहा है और इसी प्रकार से मोदी जी को हर जगह अपना ब्रिक्स में जैसे उनको अध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार से G20 का समिट जो है भारतवर्ष में हो रहा है। एशियन कंट्रीज में भी, एशियन सम्मेलन में भी मोदी जी को विशेष आदर सत्कार के साथ आमंत्रित किया गया है। ये दिखाता है कि अब भारत जो है सैनिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति भी बन चुका है। बिल्कुल, और इसीलिए संजीव जी, क्योंकि 2022-23 में भारत और आसियान देशों के बीच जो ट्रेड हुआ है, जो 10 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, वो भी जी बोलिए सर, बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत इस समय उभर रहा है और भारत की नजर सब पे है। भारत को सब इसलिए नहीं लेना चाहते कि भारत बहुत शक्तिशाली बन गया है, कि भारत की फौजें बहुत बड़ी हो गई हैं। भारत ने तो अभी अपना इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मैं इस बात से ये बात मैं बोलना चाहता हूं, ये नहीं कि हम सबसे जाके भिड़ जाएंगे, नहीं, पर हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, सबकी नजर लीडरशिप पे है, इसलिए हमको साथ बुलाया जा रहा है। इसलिए सारी कंट्रीज हमें बुला रही हैं। हमको अभी 7-8 साल और लगेंगे टोटली स्वावलंबी होने के लिए। अभी तो हम कोई इंजन भी नहीं बनाते, कोई एयरक्राफ्ट नहीं ढंग से बनाते, अभी हम कुछ नहीं बना रहे, पर जो हमने बनाना शुरू कर दिया है, वो मोमेंटम जो गेन कर रहे हैं और जो लीडरशिप आई है, वो उसने सबकी आंखें खोल दी हैं, उसने चीन को उसने स्तब्ध कर दिया है। उसके कारण, हमारी लीडरशिप के कारण हमको G20 में इस तरीके से कहा जा रहा है, आसियान में बुलाया जा रहा है। हमारे शिंजो आबे ने जो बोला, जो मैंने आपको बताया, वो कहा जा रहा है, और इसीलिए अमेरिका हमको इस एरिया की लीडरशिप देना चाहता है। अब मैं बता दूं कि अगर भारत इतना शक्तिशाली होता तो आसियान क्यों ज्वाइन करेगा? कुछ ना ज्वाइन करे, भिड़ जाए चाइना से, ये नहीं होगा। हमको 7-8 साल लगेंगे अभी, पर हमारी लीडरशिप ऐसी है, क्योंकि अब चाइना को पता चल गया है कि जो सन 62 से जो भारत ने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तश्तरी पे दे दिए थे, अब भारत नहीं देने वाला। अब भारत ने दौलत बेग ओल्डी पे जाके कब्जा कर लिया है। एयर मार्शल बोरबोरा ने विदाउट गवर्नमेंट परमिशन वहां जाके उसको एक्टिवेट किया। इसको कहते हैं भारत का उभरना और उसकी स्पिरिट। इसको दुनिया देख रही है, जिसके कारण हमको लीडरशिप मिल रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए संजीत जी, ये जो सम्मान विश्व भर में मिल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को बार बार जब बुलाया जाता है, पारंपरिक रूप से सर्वोच्च सम्मान उनको दिया जाता है। अब क्योंकि आसियान समिट के साथ साथ G20 की मेजबानी क्योंकि भारत का रहा है, तो उसके बीच में जैसा कि चीन का भी जिक्र किया प्रफुल्ल बख्शी ने, चीन G20 से दूरी बना रहा है। क्या भारत की जो बढ़ती चमक दमक है, और आर्थिक रूप से भी देख लीजिए, या रक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, तकनीक के रूप में देख लीजिए, भारत क्योंकि आत्मनिर्भर भी बन रहा है और विश्व पटल पर भारत एक अलग पहचान भी बना रहा है, क्या यही वजह है कि शी जिनपिंग दूरी बना रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं पूरा एग्री करता हूं। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। पहली चीज तो जो शी जिनपिंग जो आ नहीं रहे हैं या दूरी बना रहे हैं, उसकी कई वजह है। सबसे पहली वजह तो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, बिकॉज उनकी इकोनॉमी जिसपे वो इतने दिन से कूद रहे थे, अब उनकी इकोनॉमी का डाउनफॉल, और मैं ये कहूंगा कि उनकी इकोनॉमी का हनीमून खत्म हो चुका है। अगर आप देखें, उनके यहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस चीज तेजी से वो बढ़ रहे थे वो उनका बढ़ना बंद हो गया है, तो वो सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है। पहले तो वो अपने उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हैं। नंबर दूसरा, अब उनको ये महसूस होने लगा है कि जहां भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जो भी सम्मेलन होता है, वहां पे मोदी जी को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। अगर आप देखें, पिछले साल जो जब ये G20 समिट हुआ था इंडोनेशिया में, जो बाइडेन उनसे अलग उनसे आके मिल रहे हैं, उनको हाथ कर रहे हैं, उनको बोल रहे कि आपको जो, अब मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे कि यू आर द बॉस, किसी देश में जाके लोग पैर छू रहे। तो ये सब चीजें, चाइना इस चीज को देख के बड़ा परेशान है, क्योंकि मोदी जी की जो छवि बढ़ती जा रही है,
और शी जिनपिंग की जो छवि गिरती जा रही है, जो आइसोलेशन हो रहा है, तो शी जिनपिंग अब अपने आप को, यही नहीं, अब शी जिनपिंग अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समिट सब में जो है अपने आप को अलग करेगा, और शायद हो सकता है कि वो ज्वाइन, कोई समिट को ज्वाइन भी ना करे, क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि अब मोदी जी या इंडिया अब चाइना से हर चीज में आगे जा रहा है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसके बाद हिंदुस्तान जो है सबसे यंग देश है, वाइब्रेंट कंट्री है, जिसमें यूथ सबसे ज्यादा है, जिसका फायदा अगले 10-20 साल तक चलेगा। तो चाइना की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि चाइना एक सेकंड फिडल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इट डजंट वांट टू प्ले सेकंड फिडल। वो ये चाहता है कि जहां भी मैं जाऊं मैं ही नंबर 1 होना चाहिए, कोई और नंबर 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि चाइना ये चाहता है कि भारत जो है वेस्टर्न कंट्रीज से दूरी बना के रखेंगे। चाइना ये चाहता है कि भारत ऐसे प्रोजेक्ट करे कि जैसे बॉर्डर पे सब कुछ ठीक है, हम नहीं प्रोजेक्ट करें क्योंकि बॉर्डर पे सब कुछ ठीक नहीं है। वी आर फेसिंग ईच अदर और द बॉर्डर एलएसी। नंबर तीसरा, वो ये चाहता है, स्पेशली आप देखेंगे G20 में वो ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे डिक्लेरेशन को, ना कि डिक्लेरेशन की लैंग्वेज भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, जो कि बाली में भी एक्सेप्ट की गई थी। वो आज के दिन G20 जो दिल्ली में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। और वो वेस्टर्न कंट्रीज के जो भी एजेंडा है वो चाहता है कि भारत उनको उनके साथ ना जाके उनकी लाइन को टो करे। तो ये सब चीजें हैं जो कि शी जिनपिंग को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो अपनी दूरी बनाए रखे हैं। और जहां जहां आगे मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी जहां जहां जाएंगे और जहां जहां शी जिनपिंग भी होंगे वहां पे वो कोशिश करेंगे कि ना जाए, किसी और को भेज देंगे। इस बीच बड़ा हास्यास्पद लगता है जब चीन की ओर से कहा जाता है, इस आसियान समिट के दौरान एक बैठक हुई जिसमें चीन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोल्ड वॉर को रोकना होगा, किसी एक देश के पीछे उसकी मदद के लिए भागना ठीक नहीं है, सबको मिलजुल कर इस तनाव को दूर करना होगा। ये बड़ी हास्यास्पद बात नहीं लगती है प्रफुल्ल बख्शी जी? आप बिल्कुल ठीक फरमाया। ये चीन का सोचना ही बड़ा हास्यात्मक है, पर चीन कुछ हेल्प कर नहीं सकती, क्योंकि चीन जो है, चीन अपना जो की लीडरशिप है वो छवि पे डिपेंड है टोटल, जिसको कहते हैं इमेज, और उसकी इमेज डिटेरिएट हो रही है बहुत फास्ट, वैसे ही फास्ट डिटेरिएट हो चुकी है। और जितना उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर के कारण इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसने जो रोल प्ले किया है, और सप्लाई ऑफ दिस इक्विपमेंट, दिस बायोलॉजिकल वेपन्स के जब इन्वेस्टिगेशन के का रिजल्ट जब आएगा आपको पता चलेगा वो उसने कितना अपने छवि को हानि किया है। और इसके साथ में उसको अब ये पता चल गया है कि उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट और OBOR और BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बड़ा धक्का लग रहा है। अब उसकी जो पूर्ति होने की जो आशा बिल्कुल कम रह गई है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहां तक कि जितने OBOR के प्रोजेक्ट्स उसने ईस्टर्न यूरोप वगैरह में स्टार्ट किए थे उन सब के ऊपर धक्का लग रहा है बिकॉज ऑफ चाइना स्टैंड एंड छवि। और इस समय चाइना इस असमंजस में पड़ा हुआ है कि किस तरीके से अपनी छवि को सुधारे। और पर देखिए, ये तो डिस्कशंस की बात है, हमको तो ये देखना और सोचना और बोलना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या कदम उठ रहे हैं। हम उस बात को प्लीज ना क्या कहते हैं इग्नोर करें, और हमको ये देखना होगा कि हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि चाइना जिस जगह पहुंचा हुआ है वो बहुत आगे पहुंचा हुआ है। ये हमको भी लिख के सामने रखना पड़ेगा, पत्थर की लकीर है इस समय कि चाइना बहुत उन्नति कर चुका है। हमको कितनी जल्दी और क्या स्टेप्स उठाने हैं, क्या हमें पॉलिटिक्स में चेंज लाना है, डॉक्ट्रिनल प्रोसीजर में चेंज लाना है, ये सारी की सारी हमको चीजें देखनी होंगी। इन हाउस प्रोग्राम्स में हमें किस तरीके से चेंज करना है, तब हमारा ये सपना सच होगा। नहीं तो ठीक है, ये सेरेमनीज में झंडे मिलेंगे, तालियां बजेंगी, ये सब तो हो जाएगा, पर असली बात क्या होगी वो तब होगी जब हमारा इंटरनल प्रॉब्लम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बिटवीन MOD एंड 3 सर्विसेज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, ये बहुत सीरियस है, चाइना अवेयर है इसके। माफ करना मैं आपका ध्यान इस तरह ला रहा हूं, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये देखनी पड़ेगी। और जितनी जल्दी हम इसमें सुधार लाएंगे तब तक हमारी इतना मोमेंटम हम गेन नहीं कर पाएंगे। आप देखते रहना, जो सुर्खियां आती हैं अखबारों में वो ऐसी खास सुर्खियां और सच नहीं दर्शाती जो एक्चुअल सच होना चाहिए।
तो इसके लिए भी हमारे को हमको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इस सारी नीतियों को मद्देनजर रखते हुए हमको जो स्टेप्स उठाने हैं वो आपको अगले 6-8 महीने में पता चलने की। बिल्कुल कर्नल शिवदान, भारत का ये कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल चल रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे वैश्विक मंच पर साझेदारी की बात अगर कर ली जाए। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, अगर इसी तरीके से भारत आगे बढ़ता रहा, बहुत जल्द पूरा होगा सर। देखिए, भारत का जो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड था, जो अपने आप को सुदृढ़ बनाने का जो एटीट्यूड शुरू हो चुका है, अपने आप को किसी पर निर्भर ना करके खुद पर निर्भर होने का एटीट्यूड शुरू हो चुका है। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, चाहे खाद्यान्न का क्षेत्र हो। ब्रिक्स में खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्यान्न के लिए बोला था कि कोई किसी को विश्व में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए और खाद्यान्न के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर होने चाहिए। इस प्रकार से भारत ने जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं आर्थिक विषयों के, उन पर पूरा जोर दिया है और साथ साथ उन्होंने ध्यान रखा है कि हमारी सैनिक शक्ति भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, कि जब तक आप अपनी सैनिक शक्ति स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तब तक ये जो पड़ोसी देश हैं या जो अंतरराष्ट्रीय बहुत से ऐसे देश हैं जो आपके देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस कराएंगे। तो इसलिए भारत ने सबसे पहले अपने आप की सीमाओं को सुरक्षित किया है, अपने को सैनिक दृष्टि से सिक्योरिटी के मामले में अपना सुरक्षित करके अपने विकास को भारत सिस्टमेटिकली चला रहा है। और सन 2047 से पहले ही मुझे पूरा विश्वास है कि 2030 तक भारत एक आर्थिक शक्ति बन चुका होगा, क्योंकि इस ऑलमोस्ट भारत ने सारे वो अचीवमेंट्स कर लिए हैं जो अमेरिका या रूस ने किए थे, जैसे चांद पर अपना मिशन भेजना और अपने इस तरह की अपने वेपन्स को तैयार करना, अपने बहुत सी जैसे अभी अपना सी बॉर्न एयरक्राफ्ट तैयार करना। इस प्रकार से भारत हर इंपॉर्टेंट क्षेत्र में प्रगति कर चुका है और 2030 तक भारत विश्व की एक आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में उसी प्रकार से माना जाएगा जिस प्रकार से अमेरिका और रूस माने जाते हैं। संजय सिरोही जी, अभी भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत की सहयोगिता बढ़ती जा रही है, दूसरे देश भारत को आमंत्रित करते हैं, पीएम मोदी का जिस तरह से सत्कार होता है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है रणनीतिक तौर पर भारत को क्या लेना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसे लीडर बनना चाहते हैं या एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जिसकी बातें सब सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आएगा, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। उसके लिए सबसे जरूरी है अपनी इकोनॉमी। हमको जैसे हम अभी चल रहे हैं, इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जैसा कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर पे जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा काम किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी अफ्रीकन यूनियन है, एशियन कंट्रीज हैं या एपेक है, जो भी कंट्री जो संगठन है, उनके साथ हमारा सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए अपने ट्रेड को बढ़ाना, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, अपनी एफडीआई आना। और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम जो है वर्ल्ड में अब नंबर पहले या दूसरी कंट्री है जिसके अंदर हमारी एफडीआई ज्यादा आ रही है। और मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये था कि भारत जो है जो 10 स्टॉक मार्केट्स है वर्ल्ड में, उसमें इंडिया नंबर 1 है। इंडिया जो है 7.9 रिटर्न देता है। तो ये सब दीज आर ऑल पॉजिटिव इंडिकेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है हमको जो है अपने ट्रेड में एफडीआई लेके आना है, अलग अलग कंट्रीज के साथ बायलैटरल मल्टीलैटरलिज्म चल रहा है, लेकिन मल्टीलैटरलिज्म से ज्यादा चीजें हासिल नहीं होती। बायलैटरल एक दूसरे से 1-on-1 बात करके कंट्रीज के साथ, चाहे वो अफ्रीका की हो, चाहे वो एशियन की कंट्रीज हो, चाहे वो लैटिन कंट्रीज हो, उनके साथ सबसे पहला मुद्दा हमारा ट्रेड का होना चाहिए। नंबर दूसरा, मिलिटरीली, जैसे बख्शी साहब भी बता रहे हैं, मिलिटरीली वी मस्ट बिकम स्ट्रॉन्ग। आवर बजट शुड इंक्रीज सो दैट हमको पता है हमारा आज के दिन थ्रेट कौन है। हमारा थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, अब हमारा थ्रेट चाइना हो। चाइना मिलिटरीली हमारे से बहुत आगे है, मैं कहूँगा बहुत बहुत आगे है।
अगर हमको एक चाइना के लिए डिटरेंट बनना है, लड़ना जरूरी नहीं होता जिस दुनिया में जो है अपनी कानून को दिखाने के लिए, डिटरेंस होना चाहिए कि लोग अगर हम इसके साथ लड़ेंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा डिटरेंस ऐसा होना चाहिए कि चाइना की हिम्मत ही ना पड़े, चाहे वो LAC हो चाहे सीज में हो, कहीं पे भी हिंदुस्तान भारत के साथ पंगा ले लेगी। तो ये दो चीजें ऐसी हैं। तीसरा, फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी, जो मैं कहता हूं, मैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है का ऐसी जोड़ी आज से 20-30 साल पहले आई होती तो आई थिंक जो 2047 की बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वहां डेवलप कंट्री बन जाएगा, अब तक हम ऑलरेडी डेवलप्ड होते। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी मिलिट्री बिल्डअप और हमारी जो इकोनॉमी, ये 3 पिलर हैं हमारे, इंटरनेशनली चलते रहेंगे। तो मैं आप बता रहा हूं, जैसे शैलेंद्र साहब भी बोल रहे थे, 2030 या मे बी 2035 तक हम जो है ऐसी कंट्री बन जाएंगे जिसका दुनिया में बोलाबाला होगा। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, क्योंकि भारत की जो सैनिक क्षमता है वो लगातार विकसित हो रही है, लेकिन रूस पर जो निर्भरता है उसको कम करने की कोशिश भी भारत की ओर से की जा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि चीन और रूस की जो आपसी संबंध है वो काफी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। G20 में पुतिन भले ही नहीं आ रहे, लेकिन चीन में वो जरूर दौरा करने वाले। एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो कर्नल संजीव बता रहे थे, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जब हमारी मिलिट्री जो, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मिलिट्री स्ट्रेंथ। जिस कंट्री की बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ कमजोर होती है, उसकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर होगी। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, अभी हम सप्लाई करने वाले अर्जेंटीना को LCA, तो उन्होंने बोल दिया, ग्रेट ब्रिटेन ने, आप LCA नहीं दे सकते अर्जेंटीना को, उसमें इंजेक्शन सीट हमारी लगी हुई है। अब हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको इंजेक्शन सीट अपनी लानी पड़ेगी या कहीं और से खरीदनी पड़ेगी, अमेरिका से, रशिया से लेने हैं। अब रशिया ने इंजेक्शन सीट लगा के उसको देंगे। देखिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये तब सॉल्व होंगी जब हम पूर्ण तरह स्वावलंबी बनेंगे। हम एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, हम पैसे कमा रहे हैं, पर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी जब तक नहीं बनाएंगे, युद्ध में नहीं जीत सकते। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब है आपके पास एयरक्राफ्ट इंजन होने चाहिए, आपके पास एवियोनिक्स होने चाहिए, सारी मिसाइल्स और वेपन सिस्टम आपको बनाने चाहिए। वो आप बंद करके, मैं एक बच्चा भी आपको बता देगा, कारगिल की लड़ाई में आप 155 मिलीमीटर का शेल बाहर से मांग रहे थे सोने के भाव। ये देखिए, दिन नहीं देखना चाहिए हमको कि हमारी तोपें खड़ी है क्योंकि हमारे पास शेल नहीं है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की गलती है, क्योंकि हमारी पुरानी पॉलिसीज ने हमारे को लेट डाउन किया। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 1962 में कॉफी पर्कुलेटर्स बना रही थी जब आपके सैनिक मर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारी जो आपने कहा सैन्य शक्ति अब हमको बढ़ानी पड़ेगी। रशिया पे हमको अब ज्यादा निर्भरता नहीं दिखानी। जितना आप रशिया पे निर्भर हो जाएंगे, रशिया की टेक्नोलॉजी कम हो गई है, उसके रिसोर्सेज कम हो गए हैं, उसका फाइनेंसेस कम हो गए हैं, तो रशिया के प्रॉब्लम है। इसीलिए हमको R&D में पूरा का पूरा ज्यादा पैसे लगाने होंगे, अपना GDP इंक्रीज करना होगा। सबसे पहले हम आपको GDP मिनिमम 5% होना चाहिए, हमारा 1.8% है। ये सारा का सारा हमारे को ऊपर उठाएगा और R&D में हम जितना पैसा लगाएंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है एविएशन में, सैटेलाइट में, आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रही है। ये सारी की सारी होगी जब कटिंग एज आपके घर में बनेगी। इंजेक्शन सीट की जो मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इंजेक्शन सीट नहीं बनाते तो बनाते क्या है? ये आप पूछिए, जहाज का खोखा नहीं होता, ना इंजन आपका, ना इंजेक्शन सीट आपकी। इसको कहते हैं ना, तिफल में बुआ है क्या, माँ बाप के एतबार की, दूध तो डिब्बों का है, तालीम है सरकार की। ये सारी की सारी चीजों को अब हमको कॉन्कर करना पड़ेगा, और यही लीडरशिप जो है ये मोदी साहब दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप देखना अगले 5 से 7 साल में जो कायाकल्प आएगी, और जो अभी कर्नल शिवदान सिंह कह रहे थे और कर्नल संजीव भी कह रहे थे अबाउट 2045 में क्या होने वाला है,
आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अगले 15-20 साल के अंदर चीज बदल जाएगी अगर आप इस पे जोर देंगे, पर हमने जोर नहीं दिया। पर मैं आपको ये भी बता दूं, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट करूंगा और मैं उसको करता ही रहूंगा, हमको अपनी पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आपको चाइना जैसी और टू फ्रंट वॉर को झेलना और अपने पैरामिलिट्री और आर्मी को कैसे रखना बॉर्डर पे, पहले हमको इसका थोड़ा कायदा सीखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम आएगी। माफ करना, मैं ये बिल्कुल, ये पॉइंट ला रहा पॉलिसी हूं, हालांकि सर जरूरी चेंज है। होती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि रूस पर निर्भरता को कम करते हुए हथियारों के लिए ज्यादा जो निर्भरता है अमेरिका, क्योंकि दूसरे नंबर पर आता है भारत की साझेदारी में, अमेरिका पर ज्यादा अब जो साझेदारी का कहा जा रहा है कि एक तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। लेकिन भारत आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ी बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और भारत वैश्विक मंच पर, क्योंकि लगातार उभरता हुआ देश है, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। G20 की मेजबानी भी भारत करने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये आसियान समिट में हिस्सा लेना भी अपने आप में बेहद खास हो जाता है। रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।